भीमपुर गांव में पिछले 10 सालों से लोग अंधेरा होने के बाद अपने अपने घर से बाहर नहीं निकलते। अंधेरा होने के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमती है। आज मैं कैसे भी बच जाऊं चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा ले, प्लीज बचा ले भगवान बचा ले। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है और राजू का डर और बढ़ जाता है। उसे पसीना छूटने लगता है। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखने लगता है। नहीं नहीं नहीं, पीछे कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर राजू जैसे ही आगे देखता है, चोटी वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है। नहीं! बचाओ, कोई बचा लो मुझे, चोटी वाली चुड़ैल आ गई। राजू दौड़ रहा है और पीछे से चोटी आती है, राजू के पैरों में लिपट जाती है और फिर चुड़ैल अपनी चोटी से राजू को खींचकर कुएं तक ले जाती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। चुड़ैल राजू की गुहार नहीं सुनती और उसे कुएं में फेंक देती है। राजू को तैरना नहीं आता। वो पानी में हाथ पांव मारते मारते मर जाता है। कोई भी गांव वाला राजू की मदद नहीं कर पाता। अगली सुबह राजू की लाश कुएं से बाहर निकल आती है। गांव वालों को राजू की मौत का अफसोस था, पर उनके मन में चोटी वाली चुड़ैल का डर भी था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नव विवाहित पति पत्नी आते हैं। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी थी। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। मोहन, सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? गांव में हम नए हैं, इसलिए शायद लोग हमें देख रहे हैं। वैसे भी गांव वालों को आदत होती है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले चल के फ्रेश होते हैं, फिर गांव वालों से मिलते हैं, उसके बाद तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। मोहन उस औरत के घर जाता है जहां उसने किराए पर मकान की बात की थी। क्या आपका इस गांव में ट्रांसफर हुआ है? हाँ जी। माँ जी लगातार अनीता की चोटी को घूरे जा रही थी। ये देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप मेरी चोटी को इस तरह से क्यों घूर रही हैं? आप ही नहीं, सारे गांव वाले हम दोनों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। इस गांव में चोटी वाली चुड़ैल का साया घूमता है, इसलिए इस गांव में किसी की चोटी नहीं है। अगर आप दोनों को अपनी जान प्यारी है तो चोटी काट लो या इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना वो चोटी वाली चुड़ैल आप दोनों को मारकर भूत बना देगी। एक मिनट, ये क्या बकवास है? भूत प्रेत? मैं इन सब बातों पर नहीं विश्वास करती। मैं चोटी नहीं काटूंगी। इस चोटी को बढ़ाने में कितने साल लग गए, बस मुझे ही पता है। मैं चोटी नहीं काटूंगी। माँ जी, आप हमें अपना कमरा दिखा दीजिए। माँ जी ने कुछ नहीं बोला, बस उंगली से बगल वाले घर की तरफ इशारा कर दिया। अनीता और मोहन उस घर के भीतर चले गए। उन दोनों को भी बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन नहीं था। मोहन, तुम्हें क्या यही गांव मिला था? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरते हैं। सच में ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? क्या तुम भी इन बेवकूफ गांव वालों की बात में आ गई?
मोहन, फिर भी क्या सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकती है इस गांव में? मैं तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहा हूँ। और वैसे भी अगर ये सब सच में होता है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम बस कुछ दिनों के मेहमान हैं इस गांव में। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो गए। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात को अनीता घबराते हुए उठ गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा हो। अनीता मोहन की तरफ देखती है, फिर दूसरी तरफ देखती है। उसके बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठी होती है। मोहन, मोहन जल्दी उठो। मोहन, मोहन जल्दी उठो। वहाँ देखो, वहाँ कौन है देखो। उठो मोहन। कौन है? तेरी माँ। अनीता और मोहन दरवाजे से बाहर भागते हैं, पर चुड़ैल मोहन को चोटी से पकड़ लेती है और उसे वापस बेड पर खींच लेती है। बचाओ! चोटी वाली चुड़ैल मोहन को अपनी चोटी से गला घोंटकर मार देती है। अनीता भागते भागते थक जाती है। वहीं पास बरगद के पेड़ की लताओं के सहारे वो लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। धीरे धीरे वो लट चुड़ैल की चोटी में बदल जाती है। अनीता डर जाती है और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो चुड़ैल अपनी चोटी से अनीता को ऊपर की ओर खींच लेती है। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। इस गांव में बस मेरी चोटी होगी। तू अगर चाहती है मैं तुझे छोड़ दूं, तो ठीक है, जा। चुड़ैल अनीता को पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देती है। अगली सुबह खून में लथपथ अनीता की लाश सारे गांव वाले देखते हैं। ये देखकर गांव वालों ने तांत्रिक बुलाने का फैसला किया। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाते हैं और उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपना हवन चालू कर देते हैं। उस पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिलते हैं उस तांत्रिक को। हे चुड़ैल, मेरे सामने आ। मैं जानता हूँ तू यहीं कहीं है। जल्दी सामने आ चुड़ैल। तांत्रिक, तुझे क्या चाहिए? तुझे भी यहाँ मार के लटका दूंगी। मैं जो पूछता हूँ उसका सही जवाब देती जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तू मेरी शक्तियों से अनजान है चुड़ैल। तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरा वो हाल कर सकता हूँ। तू इन लोगों को क्यों मार रही है? मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम गंगा था। वो ठाकुर 12 साल पहले। अरे गंगा, तू मुझसे शादी कर ले। मुझे तेरे बाल बहुत पसंद है। शादी मैं तुझसे नहीं करूंगी। तेरे जैसा नीच इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा तो मेरा नीचपना भी देख ले अब। उस ठाकुर ने मेरी चोटी पकड़ी और मुझे गांव से बाहर घसीटता हुआ ले गया। मेरा पूरा शरीर छिल गया। मैं रोती चिल्लाती रह गई। कोई नहीं आया मुझे बचाने। वो
वो मुझे घसीटता रहा जब तक मैं मर नहीं गई। इसलिए मैं इन सारे गांव वालों से बदला ले रही हूँ। तो इसका मतलब तू गांव वालों को मारती रहेगी? हाँ, हो सके तो तुझे भी मार दूंगी। तांत्रिक ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। चुड़ैल तड़पती रही और अंत में चुड़ैल तांत्रिक की बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक ने बोतल उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। उस बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखती रही, पर वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में कैद हो गई थी। एक गांव में आलोक नाम का बहुत नामी चित्रकार अपनी बीवी और लड़का मीत के साथ रहता था, पर अब बुढ़ापे की वजह से उसे चित्र बनाना कठिन जा रहा था। एक रात आलोक अपने कमरे में चित्र बना रहा था और उसकी बीमार बीवी बेड पर लेटी थी। आप क्या कर रहे हो? सो जाइए, बहुत रात हो गई है। मैं अपने जीवन का आखिरी चित्र बना रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई चित्र नहीं बनाऊंगा। किसका? दिखाइए। आलोक उसे चित्र दिखाकर कहता है, तुम्हारा। अच्छा है। हवा की वजह से ऊपर वाला पन्ना उड़ने लगा और बीवी ने उसके नीचे वाले पन्ने पर का चित्र थोड़ा सा देखा। वो नीचे किसका चित्र है? आलोक ने पन्ना पलटा और नीचे वाला चुड़ैल का चित्र सामने आ गया। हे भगवान, कितनी भयानक चुड़ैल है। ऐसा लगता है जैसे अभी बाहर आकर अपना बड़ा रूप धारण करेगी। आपने ऐसा चित्र क्यों बनाया? दरअसल यही मेरा आखिरी चित्र था, पर मैंने सोचा तुम्हारा भी एक चित्र बनाना चाहिए। उस चुड़ैल के चित्र को देखकर पद्मिनी को चक्कर आने लगे। आलोक, हटाइए इसे सामने से। मुझे तकलीफ हो रही है। हटाइए इसे। आलोक ने फौरन उस चित्र को एक कपड़े से ढककर पद्मिनी को बेड पर लेटा दिया। अरे तुम सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। आलोक ने अपना चित्र का काम रोक दिया और कमरे के बाहर चला गया। पद्मिनी कमरे में अकेली सोई थी। खिड़की से तेज हवाएं अंदर आ रही थी। इसकी वजह से वो कपड़ा उड़ गया और चुड़ैल का चित्र फिर से दिखने लगा। उस अंधेरे कमरे में वो चुड़ैल का चित्र चमकना शुरू हुआ और पन्ना धीरे धीरे उस बोर्ड से निकलने लगा। पन्ना पूरा निकलने के बाद उड़कर पद्मिनी के मुंह के पास आया और चेहरा जोर से दबाने लगा। पद्मिनी की सांस अटक जाने की वजह से वो जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। उस पन्ने को हटाने की कोशिश करने लगी, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। पद्मिनी की आवाज भी नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर हिलना बंद हो गया और उसकी मौत हो गई। पद्मिनी के मरने के बाद वो चित्र वापस उस बोर्ड पर चिपक गया। आलोक कमरे में आया और पद्मिनी को शांति से सोता देख उसके बगल में सो गया। दूसरे दिन की सुबह आलोक और उसके बेटे मीत को पद्मिनी के बारे में पता चला तो उन्हें बेहद दुख हुआ। उन्होंने उसकी अंतविधि पूरी की। जब उसकी चिता जल रही थी तब आलोक को कुछ याद आया और वो अंदर की तरफ भागा। वो अंदर पद्मिनी के चित्र के पास आया और उसे देखने लगा। ये तुम्हारी आखिरी निशानी है, इसे भी तुम अपने साथ ले जाओ। इतना कह के उसने झटके से पद्मिनी का चित्र बोर्ड से निकाला और बाहर आकर उसकी चिता में फेंक दिया। पर फेंकने के बाद उसे पता चला कि उसने चुड़ैल का चित्र भी फेंक दिया। वो रोने लगा
और मीत को लेकर घर के अंदर चला गया। उसी रात आलोक अपने कमरे में बेड पर अकेला लेटा हुआ था। उसे पद्मिनी की बहुत याद आ रही थी। वो उठा और पद्मिनी के चिता के पास चला गया। वो चिता के पास पहुंचा और एक पत्थर पर बैठकर शांति से चिता को देखने लगा। इतने में उसकी नजर चिता में फंसे एक कागज पर पड़ी। आलोक ने वो कागज उठाया और देखने के बाद वो बहुत चकित सा हो गया। वो चुड़ैल के चित्र वाला कागज था। अरे, ये कागज जला कैसे नहीं? आलोक को कुछ समझ नहीं आया और वो भागते हुए मीत के पास गया। अरे बेटा मीत, ये देखो, ये आग में नहीं जला और इस पर का चित्र भी सही सलामत है। किसका चित्र? चुड़ैल का। दोनों बहुत डर गए। अचानक वो कागज अपने आप हिलने लगा और छत तोड़कर हवा में उड़ गया। आलोक और मीत डर के मारे बाहर भाग गए। वो दोनों घर से दूर भागने लगे और याकायाक रुक गए। उनके सामने हवा में चुड़ैल के चित्र का कागज खड़ा था और अब वो पहले से बहुत विशाल हो चुका था। उसके अंदर की चुड़ैल हिल रही थी। आलोक, तूने मुझे जलाने की कोशिश की है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बीवी के बाद अब तुम मेरा शिकार हो। मतलब पद्मिनी को तुमने मारा? हाँ। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। आलोक डर के मारे भागने लगा, पर उस चुड़ैल ने उसे कागज से घेर लिया। आलोक कागज के घेरे में घिर गया। चुड़ैल ने आलोक को हवा में उठाकर कागज में जकड़ लिया और उसके शरीर को मोड़ने लगी। इसी के साथ आलोक की हड्डियों की टूटने की आवाज आ रही थी। वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। अंत में उसकी आवाज शांत हो गई और वो कागज आलोक के खून से जगह जगह लाल पड़ गया था। चुड़ैल ने कागज को झटके से खोला और आलोक का शरीर मीत के सामने आकर गिर पड़ा। मीत डर की निगाहों से आलोक की तरफ देख रहा था। चुड़ैल मीत के पास आने लगी। अब तुम्हारी बारी। मीत डर के मारे पीछे जाने लगा। उसने नीचे पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और चुड़ैल को डर कर बोला, देखो, आगे मत आओ। तुम मुझे एक छोटी सी लकड़ी से नहीं मार सकते। चुड़ैल हंसने लगी और मीत के नजदीक पहुंच गई। जैसे ही वो चुड़ैल मीत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, मीत ने वो लकड़ी जोरों से घुमाई और उस कागज में छेद हो गया। इसकी वजह से वो चुड़ैल पीछे हट गई। मीत ने देखा कि उस छेद से काला खून बह रहा था। खून इसलिए बह रहा था क्योंकि जहां छेद हुआ था वहां चुड़ैल के पैर बनाए गए थे और वो खून उसके पैर से बाहर आ रहा था। मीत ये देखकर हंसने लगा। आ, उठा मुझे, आ ना। चुड़ैल को गुस्सा आया और उसने मीत को उठाकर कागज में जकड़ना शुरू किया। मीत ने भी जोर से लकड़ी घुमाई और कागज को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। चुड़ैल जोरों से चिल्लाने लगी। कागज की पकड़ छूटने के कारण मीत नीचे गिर गया। चुड़ैल 2 हिस्सों में कट गई। कागज चुड़ैल के काले खून से भर गया और धीरे धीरे छोटा होने लगा। कागज अपने पुराने आकार में आने के बाद जमीन पर गिर गया और जलने लगा। उसके साथ ही चुड़ैल के जलने की चीखें सुनाई देने लगी। कागज के पूरी तरह से जलने के बाद मीत आलोक की लाश के पास गया और काफी देर तक रोता रहा।
बहुत साल पहले की बात है। एक गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब था। दिन भर उस तालाब के पास बहुत से लोग घूमने और तैरने आते थे। रात के समय भी उस तालाब के पास लोगों का आना जाना लगा ही रहता। ऐसी ही पूर्णिमा की एक रात, जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पर चमक रही थी, तब तालाब के पास ढेर सारे लोग थे। उनमें तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पे लड़ाते हुए घूम रही थी। बात करते करते तन्वी का पैर फिसला। तन्वी तालाब में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था। मिनी मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ इसे कोई, सुनो, इसे बचाओ, इसे तैरना नहीं आता। तन्वी और मिनी की आवाज सुनकर वहां के सारे लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। पर रात का समय होने की वजह से लोग पानी में उतरने से डर रहे थे। तन्वी डूबने लगी थी। सब लोग सिर्फ देख रहे थे। तन्वी पानी में से गुस्से में बोलने लगी, आज मुझे बचाने से इनकार कर रहे हो, ठीक है, पर एक बात याद रखना, मरने के बाद जिस किसी की परछाई इस तालाब के पानी में गिरेगी, उसे भी इस पानी में अपनी जान देनी होगी। तन्वी ने जोरों से चिल्लाना शुरू किया और उसके आसपास पानी का एक भंवर तैयार होने लगा। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। उस भंवर ने तन्वी को अंदर खींच लिया और पानी शांत हो गया। लोग क्या हुआ ये जानने के लिए धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में तालाब से चिल्लाने की आवाज आई, याद रखना, परछाई। सारे लोग डरकर गांव भाग गए और उस रात से तालाब के नजदीक लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। उस घटना के बाद तालाब की सारी रौनक चली गई और वो एक भूतिया जगह बन गई। उस तालाब के थोड़ी दूर से गांव जाने का एक कच्चा रास्ता था। लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव की तरफ जा रहे थे। मनीष बाइक चला रहा था, पर जाते जाते वो तालाब के रास्ते पर रुके। वो जिस जगह पर रुके वहां से दो रास्ते गांव की तरफ जाते थे। अरे भाई रुक क्यों गया? चल तालाब के रास्ते से। अरे भाई मरना है क्या? तुझे पता नहीं तालाब में क्या हुआ है? अरे कितने महीने हो गए उसे? कुछ नहीं हुआ अब तक गांव में। और वैसे भी ये शॉर्टकट है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है भाई। अरे पर कुछ हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा मैं, तू चल, डर मत, चल चल जल्दी चल। मनीष ने ना चाहते हुए भी तालाब के रास्ते से बाइक को घुमाया। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ते से बाइक पर जा रहे थे। जैसे ही तालाब दिखा, मनीष बार बार तालाब की तरफ देख रहा था और इसकी वजह से बाइक ठीक से नहीं चल रही थी। आमिर का ध्यान मनीष की तरफ गया। अरे क्या कर रहा है? सामने देख के चला ना। मनीष होश में आकर सीधे देखने लगा। उसी वक्त तालाब के पास की झाड़ियों से कुछ आवाज आई। दोनों ने तालाब की ओर देखा। तालाब की सतह पर उन्हें एक चुड़ैल की परछाई दिखाई दी। दोनों बहुत डर गए। मनीष ने डर की वजह से बाइक को भगाना शुरू किया और वो बार बार उस परछाई की तरफ देख रहा था। रफ्तार और मनीष का ध्यान भटकने की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो गिर गए और तालाब में गिरते गिरते बच गए। दोनों ही तालाब के किनारे पर आकर रुक गए और उनकी परछाई पानी के ऊपर पड़ी। तालाब में हलचल होने लगी। दोनों ने तालाब में देखा तो उन्हें
खुद की परछाई के साथ साथ एक चुड़ैल की परछाई भी दिख रही थी। दोनों डरकर भागने के लिए उठे, पर उनकी परछाइयां वहीं तालाब में जम गई। दोनों ही जान बचाकर भागने लगे। तालाब से भयानक आवाजें आने लगी और पानी का भंवर तैयार होने लगा। दोनों भागते भागते रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। एक चुड़ैल की परछाई ने भंवर में खड़ी होकर दोनों हाथों में आमिर और मनीष की परछाइयां पकड़ी थी। वो परछाई जोर जोर से हंस रही थी। उसने जैसे ही हाथ में पकड़ी, दोनों परछाइयां पानी पर पटकी। उसके तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछले और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाने लगे, मैंने कहा था ना, अगर किसी की परछाई इस तालाब में गिरी तो उसे अपनी जान देनी होगी। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ अपनी जान देने के लिए। आमिर ने डरते हुए हिम्मत करके कहा, हमें अच्छी तरह से तैरना आता है, तुम हमें नहीं डुबा सकती, समझी? तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर पानी में डूबेगा? अब मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीके से हंसने लगी। चुड़ैल ने परछाइयों को फिर से उठाया और उनके शरीर से सिर को उखाड़कर पानी में फेंक दिया। उसके साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आ गिरे। सिर के बाद उसने दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़कर पानी में फेंके। तालाब का पानी उनके खून से लाल हो गया था और उन दोनों के शरीर के टुकड़े उस खून के पानी में तैरने लगे। धीरे धीरे वो भंवर शांत होने लगा और वो चुड़ैल की परछाई पानी का सारा खून और शरीर के टुकड़े अपने अंदर खींचने लगी। भंवर शांत होने के बाद चुड़ैल की परछाई हंसते हुए तालाब की गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखने लगा। तालाब से थोड़ी ही दूर पर उनकी बाइक गिरी पड़ी थी, जिस पर एक कौवा बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सारा माहौल शांत था। अचानक तालाब में से चुड़ैल की परछाई के दो हाथ आए। उन्होंने बाइक को हवा में उठाया और गांव की तरफ फेंक दिया। उसके बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गए। उन हाथों की वजह से वो कौवा डर गया और उड़ते हुए जोरों से कांव कांव करने लगा। उड़ते हुए वो तालाब के ऊपर से उड़ा और उसकी परछाई उस तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हुई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी।